आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए आज का सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी लेवल और उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और इस बार आपके पास सुनहरा अवसर है। इस बार निश्चित रूप से आप आरआरबी एनटीपीसी में अपना जॉब ले लीजिए, एक सीट पक्का कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमारा सीरीज़ था उसका यह 14वां वीडियो है। इससे ऑलरेडी पहले मैंने आपको 13 सेशन कवर करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट सेशन को देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम फ्रेंड्स एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स लिखा गया है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एनटीपीसी भी लिखा गया है। और लास्ट टाइम जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CN01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है। पेपर ये जो लिया गया था ये 8/1/2021 को पेपर लिया गया था, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का बिल्कुल ये ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक किया करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और इस तरह के सेशन बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है। चलिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहाँ पर स्थित है। भारत का ये पहला जेनेटिक बैंक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, इसीलिए यह प्रश्न आज के भी संदर्भ में बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग खुद से प्रयास करिए सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए। मैं तो आपका आंसर बताऊंगा ही, साथ एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको ढेर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, जिसको कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए, सब लोग इसका आंसर बताइएगा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, वन्यजीव संरक्षण की बात आई हुई है तो 2-4 पॉइंट मैं बताता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। एक है आपका वन संरक्षण अधिनियम। ये क्या है? वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, वन संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित हुआ था वन संरक्षण अधिनियम? तो फ्रेंड्स ये 1980 में। क्लियर, याद रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। ठीक है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1981 में। जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974 में। ठीक है, तो इतना कम से कम पहले याद रखिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। क्लियर, इतना याद हो गया। अच्छा, एक प्रोजेक्ट टाइगर है, कब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को? 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को, प्रोजेक्ट हाथी को कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में। अच्छा, एक प्रोजेक्ट हांगुल है, प्रोजेक्ट हांगुल को कब स्टार्ट किया गया था? तो प्रोजेक्ट हांगुल को स्टार्ट किया गया था 1970 में। तो यहाँ से 1, 2, 3 पॉइंट हो गए, मतलब 3 प्रश्न, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न मैंने अभी तक आपको बता दिया।
तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपका निश्चित रूप से एग्जाम क्रैक होगा। चलिए, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है प्रश्न बनता है एग्जाम में। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, इंडियाज़ फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये हैदराबाद में है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या क्वेश्चन पेपर केवल हिंदी में ही होता है? जी नहीं, आपको जो है भाषा की स्वतंत्रता होती है, आप जिस भाषा में चाहें परीक्षा दे सकते हैं, आप वहाँ पर कंप्यूटर पर अपनी भाषा चुन सकते हैं। चलिए देखिएगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी तैयार करिएगा, मैं खुद आपको करवाऊंगा भी जब एग्जाम नज़दीक आएगा। तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ मैंने आपको एक फेज का जो है, पिछले बार कई फेज में पेपर लिया गया था, एक फेज का पेपर मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम का हमारा जो नाम है वो सक्सेस केंद्रा क्विज है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैसे ही ये दूसरा फेज का जो पेपर चल रहा है समाप्त हो जाएगा, और कल मैं आपको दूसरा पीडीएफ भी इसका उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब इनमें से कौन निर्मित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कर सकता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण। क्लियर? अच्छा, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, अवतल दर्पण की बात आई हुई है तो थोड़ा सा इसका उपयोग जान लीजिए। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, टॉर्च में, सेविंग मिरर में और सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये, ठीक है ना। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? तो 1784 में किया था। किसके कार्यकाल के दौरान किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अच्छा, ये तो भारतीय महिला पूछा गया है। अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, भारतीय न लगा करके सिर्फ पूछता पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला जो थी ये एनी बेसेंट थी। कौन थी पहली महिला? एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। लेकिन पहली भारतीय महिला जो थी ये सरोजनी नायडू हैं, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछा जाए एनी बेसेंट, दूसरी महिला पूछा जाए सरोजनी नायडू, तीसरी महिला का अगर नाम पूछ ले तब क्या जवाब दीजिएगा? तीसरी महिला का नाम क्या था? तो तीसरी महिला का नाम है, याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम है नेली सेन गुप्ता। इनका नाम क्या है? नेली सेन गुप्ता, नेली सेन गुप्ता, ठीक है ना, नेली सेन गुप्ता। इन्होंने जो है 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा जो है किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण, अकबर के द्वारा दास प्रथा का कब अंत किया गया था, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था, जजिया कर कब समाप्त किया गया था, दीन इलाही की स्थापना कब किया गया था, ये सब प्रश्न बनता है। तो अकबर के द्वारा देखिए इबादत खाना की स्थापना जो किया गया था ये आपका किया गया था 1575 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? तो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। अच्छा, अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में, 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। तीर्थ यात्रा कब इसने कब समाप्त किया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। दीन इलाही की स्थापना कब किया था? तो 1582 में किया था। कितना प्रश्न हो गया? 4-5। पहला इबादत खाना की स्थापना 1575 में, ठीक है फ्रेंड्स। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, क्लियर ना।
अच्छा, 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में जजिया कर को तीर्थ कर को समाप्त किया था, और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर की माता का नाम पूछा जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और अकबर का जो पालक माँ थी, पिछले सेशन में मैंने कराया हुआ था, महानंगा, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम है, और पालक जो माता है, जो पालने वाली माता थी, उसका नाम महानंगा था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। यहाँ पर अंग्रेजी में भी है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को लिखा है चरण सिंह ने। ध्यान रखिएगा, किसने लिखा है? चरण सिंह ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब्दुल कलाम जी का। जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनके भी बुक्स पूछे जाते हैं, तो वो बुक भी पढ़ करके जाइएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चलिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी कि आपको उस समय का करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको दिसंबर 2020 वाला नहीं याद रखना है, अब आपको जो है 2024 में जो एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो देखिए एनजीटी की बात आई हुई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एनजीटी की स्थापना हुई थी कब? तो एनजीटी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 2010 में। ठीक है ना, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना किया गया था। ठीक है। अच्छा, एनजीटी के अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव हैं, याद रखिएगा, अभी एनजीटी के ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और ये आपको वर्तमान में ही याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी वाला 2024 में, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस डेट में प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चलिए देखिए, इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए पद्म से भी आपसे, पद्म अवार्ड जो है वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छा, 2024 में अगर हम पद्म अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, 2024 में अगर हम पद्म अवार्ड की बात करते हैं, तो देखिए पद्म अवार्ड 2024 में 132 लोगों को दिया गया, आपको पता है। ठीक है ना, देखिए इसमें से जो है 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद देख लीजिएगा 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। इसको ऐड करिएगा, 17 और 5 12, यानी कि आपका 110 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? नहीं, 1 मिनट, 17 और 5 22 ना होगा, 22 और 10 132 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आंकड़ा आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया, इनका नाम याद रखिएगा। एक तो वैजयंती माला बाली को दिया गया है कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। चिरंजीवी को दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा वेंकैया नायडू जी हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है। एक बिंदेश्वर पाठक हैं, उनको सोशल वर्क के लिए दिया गया, और एक है आपका पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी आर्ट के लिए दिया गया। तो 3 लोगों को आर्ट के लिए दिया गया, वैजयंती माला बाली, चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम। वेंकैया नायडू को आपको पता है पब्लिक अफेयर के लिए, और बिंदेश्वर पाठक आपके जो सुलभ शौचालय से संबंधित थे, ये सोशल वर्क के लिए इनको दिया गया है। तो 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। तो इस साल जो है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को भी नहीं दिया गया, मैं उनका क्षेत्र बता दिया हूँ, कला, पब्लिक अफेयर और सोशल वर्क। 3 लोग कला से हैं, एक वेंकैया नायडू जी पब्लिक अफेयर से संबंधित है, और बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्क से। बाकी वैजयंती माला बाली, चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम ये आपके आर्ट से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन पूछेगा तो सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का लगभग 21% है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है तो 0.03% होगा। अगर आपसे ऑर्गन पूछ ले तो 0.93%, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलिएगा अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए किस राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो क्या जवाब दीजिएगा? याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और एक है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, केवल हॉर्नबिल, पक्के पग्गा नहीं, एक हॉर्नबिल महोत्सव है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो हॉर्नबिल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है ना, नागालैंड में। अच्छा, एक संगई महोत्सव है, संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, संगई महोत्सव को मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है ना। याद, एक नोंगक्रेम नृत्य है, ये बड़ा पूछा जाता है, नोंगक्रेम नृत्य। नोंगक्रेम नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय में, हॉर्नबिल कहाँ पर, नागालैंड में, संगई महोत्सव मणिपुर में, और पक्के पगा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाओ, यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया, एक प्रकार का नृत्य है, ये भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए स्पाओ जो है ये कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स, तो स्पाओ जो है ये आपके लद्दाख से संबंधित है। कहाँ से, लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। देखिए स्थित नहीं पूछा गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं। अब एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए असीरगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला और ग्वालियर के किला, ये तीनों जो है ये मध्य प्रदेश में है। प्रश्न में पूछा गया मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये जंजीरा का किला है। जंजीरा का किला जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो जंजीरा का किला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा गया, बैलन डी और पुरस्कार 2019 जीता है। अच्छा, अब 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है, आपको 2024 वाला याद रखना है, जो कि अभी दिया नहीं गया है। इसी अक्टूबर महीने के लास्ट में जो है ये 2024 वाला बैलन डी और पुरस्कार दिया जाएगा। अभी मैं आपको 2023 वाला बैलन डी और पुरस्कार का विजेता बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और पुरस्कार 2023 जीता है, तो ये लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के, ठीक है। अच्छा, अगर पूछता कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और 2023 जीता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी याद रखिएगा, एताना बोनमाटी, एताना बोनमाटी, एताना बोनमाटी, ठीक है ना। ये कहाँ की हैं, स्पेन की हैं, याद रखिएगा, ये स्पेन की हैं एताना बोनमाटी। अच्छा, 2024 में जब दिया जाएगा अक्टूबर के लास्ट में, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, और 2023 वाला भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी कौन सी इसमें से नहीं है, बताइए। तो देखिए सोन बिल्कुल गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी है, यमुना भी है, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती जो है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है, न कि ये गंगा की। राइट आंसर इंद्रावती हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से देखिएगा कि कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए। आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स, आपका रिवीजन होते चलेगा। चलिए कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो देखिए इसमें से आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए केशिका गुच्छ, ठीक है। उसके बाद आपका बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल ये है, तीनों है, ठीक है ना। ये आपके उत्सर्जन तंत्र के पार्ट हैं। जबकि यहाँ पर देखिएगा श्वसनिका, ठीक है ना, ये आपका उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है, ये आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्लियर। चलिए देखिए भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा था, बताइए। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि इस समय सच में भारत और नेपाल को लेकर के एक क्षेत्र था जहाँ पर विवाद चल रहा था, और उसका नाम है काला पानी। आज भी विवादित एरिया है ये काला पानी, ठीक है ना, याद रखिएगा काला पानी होगा। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए सेनकाकू द्वीप है, सेनकाकू द्वीप, ये एक द्वीप है सेनकाकू द्वीप। ये कुरिल भी एक तरह का द्वीप है। तो देखिए ये भारत नेपाल के बीच का ये विवादित एरिया है। सेनकाकू द्वीप जो है, सेनकाकू द्वीप, ये आपका चीन और जापान के बीच का विवादित क्षेत्र है, चीन और जापान के बीच का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन और जापान के बीच से, तो सेनकाकू द्वीप विवादित है। अच्छा, कुरिल द्वीप जो है, कुरिल द्वीप, ये जापान और रूस के बीच में विवादित है, ये जापान और रूस के बीच की विवादित क्षेत्र है, ठीक है। तो साथ साथ ये सब भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। अच्छा, भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री पूछा गया, पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री का नाम। वैसा भारत की पहली रक्षा मंत्री का नाम पूछता तब इंदिरा गांधी जी होता, लेकिन पहली पूर्णकालिक, प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, तो ये आपका निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है ना।
चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, बताइए। यानी कि देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया लाया किसको जाता है पद से हटाने के लिए, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के राष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। प्रधानमंत्री के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, वी रामास्वामी, याद रखिएगा, वी रामास्वामी, ठीक है। वी रामास्वामी जो हैं ये आपके उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। प्रश्न अगर बनेगा कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, तो उनका नाम है वी रामास्वामी, याद रखिएगा ना। चलिए, देखिए, निम्न में से किससे अल्फा अल्फा जो है के रूप में संबोधित किया जाता है, अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सटीवा को किया जाता है, याद रखिएगा डायरेक्टली इसको, ठीक है ना, सटीवा को किया जाता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। बीज का कौन सा भाग जो है जड़ का निर्माण करता है अंकुरन के समय, बताइए। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, तो फ्रेंड्स ये आपका करता है मूलांकुर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप प्रांकुर देख रहे हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रांकुर बीज भ्रूण का हिस्सा होता है जो बीज के अंकुरन के बाद अंकुर में विकसित होता है, ठीक है। चलिए, देखिए, रैम जो है किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, किस प्रकार की स्टोरेज मेमोरी है। तो रैम जो होती है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है। रैम जो है फ्रेंड्स ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना। रैम, रोम, कैश मेमोरी, ठीक है ना, ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखिएगा कौन सा, तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको कि हम लोग HDDS बोलते हैं, ठीक है, SSD, USD, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। मैंने बता रहा है ना कि 2020 वाला अब आपको याद नहीं रखना है, आपको नया वाला मैं उसी से रिलेट करके आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं याद रखिएगा। 2024 वाला का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु के आपके 4 शहर हैं, चेन्नई, मदुरई, त्रिची, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, ठीक है ना। चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। और इस 2024 वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र लगातार जो है आपका चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा था। देखिए, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है, बताइए। बाइनरी प्रणाली में जो होता है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि 1 बाइट में जान लीजिएगा 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बीट। 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 बाइट में कितना बीट होता है, तो 8 बीट होता है। उसके बाद देखिए 1 किलो बाइट में क्या होगा, तो 1 किलो बाइट में आपका 1024 बाइट होगा, ठीक है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होगा। अच्छा, 1 मेगावाट में कितना किलो बाइट होगा, तो देखिए फ्रेंड्स 1024 किलो बाइट में होता है आपका 1 मेगाबाइट, ठीक है ना, 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है। और 1 गीगाबाइट 1 GB में होता है 1024 मेगाबाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था, बताइए। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया था, तो क्या जवाब दीजिएगा, रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था,
ठीक है। और रॉलेट एक्ट को जो है ध्यान रखिएगा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। अगर पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट पारित किया किसने किया था, तो भारी विरोध हो रहा था इसका, लेकिन भारी विरोध के बाद भी इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में पारित कर दिया था। और इसके विरोध में गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी करवाया था। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति जो था वो कौन था? तो फ्रेंड्स, ये आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। ठीक है, सबसे कम उम्र के, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और 11 नवंबर के दिन, याद रखिएगा, 11 नवंबर के दिन भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 11 नवंबर 1888 को 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था और इसी जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री हैं। चलिए देखिए, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कैसा होता है? अजैव निम्नीकरण और एक जैव निम्नीकरण है। एक आपका जैव निम्नीकरण है। देखिए, अजैव निम्नीकरण के लिए जो है आपका नीला कलर का इस्तेमाल किया जाता है और जैव निम्नीकरण के लिए हरा कलर का इस्तेमाल किया जाता है, हरा कलर के कूड़ेदान का। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? अब आपको ये याद नहीं रखना है, अब आपको करंट वाला याद रखना है कि वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में है ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा। ठीक है ना, ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा है। ठीक है, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल। अच्छा, वर्तमान में अगर आपसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल का नाम पूछेगा तो, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, मनोज सिन्हा है। यहाँ पर देखिए मनोज सिन्हा का नाम लिखा गया है, ये आपके जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस संस्था ने 2019 में अपनी स्थापना का मतलब पूरा 50 वर्ष पूरा किया था? 2019 में कर लिया था। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिएगा, इसमें से आप देख भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, विक्रम साराभाई। अच्छा, बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। हाल की स्थापना कब हुई थी? हाल की यानी कि ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका फुल फॉर्म, इसका स्थापना 1940 में हुई थी। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। अब आप देख सकते हैं कि 50 वर्ष 2019 में किसका पूरा होगा? तो इसरो का पूरा होगा। ठीक है, चलिए, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, याद रखिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो किस प्रकार का वृक्षारोपण है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है शेल्टर बेल्ट। ठीक है ना। अच्छा, समोच्च जुताई के बारे में जान लीजिए। देखिए, समोच्च जुताई जो है, समोच्च जुताई ये आपकी ढलान वाली ज़मीन पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक आपका होता है सीढ़ीदार खेती। ठीक है ना, पट्टीदार खेती, सीढ़ीदार खेती, याद रखिएगा, सीढ़ीदार खेती जो है ये पहाड़ी ढलानों पर इस तरह की खेती किया जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म में प्रजाति और श्रेणी सही है? इसमें से बताइए। देखिए, ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, बिल्कुल। काला हिरन दुर्लभ नहीं है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बहुत याद है ना आपको? हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में मैंने क्या बताया था? अभी मैंने बताया था आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, अब पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति जो है उसका नाभिकीय रिएक्टर का मतलब नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये लगभग 3% के आसपास है। ठीक है, भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान 3% के आसपास है, यानी कि 5% से कम यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा। अच्छा, तापीय शक्ति क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है और तापीय शक्ति प्लांट में आपको विद्युत पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिए, इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, प्रत्येक 3 साल पर जो है यूनेस्को के द्वारा जो है ये आपकी वास्तुकला की वैश्विक राजधानी नामित किया जाता है। तो 2020 का पूछा गया, यानी कि 3 साल बाद होता है, तो 2023 वाला भी हो गया होगा। तो 2023 में किसको प्रस्तावित किया गया था? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2023 में किया गया था आपका किसको? कोपेनहेगन को, कोपेनहेगन को। ठीक है। अच्छा, अब 2026 के लिए भी प्रस्तावित कर दिया गया है बार्सिलोना को। किसको? बार्सिलोना को, बार्सिलोना को। ठीक है। 2020 में रियो डी जेनेरियो, 2023 में कोपेनहेगन और 2026 के लिए बार्सिलोना को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है यूनेस्को ने। क्लियर हो गया। अच्छा, यूनेस्को ने जो है आपको इस साल 2024 के लिए, याद रखिएगा 2024 के लिए जो है विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया है? तो फ्रांस का स्ट्रासबर्ग जो है, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग को, फ्रांस के जो स्ट्रासबर्ग है उसको 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? बताइए, जीएसटी को लागू किया गया था कब? तो फ्रेंड्स 1 जुलाई, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 जुलाई, ठीक है, 2017 को। और ये आपका 101वां राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म होता है इसका। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको पता है कि पौधे जो होते हैं मिट्टी से जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, ये प्रश्न पूछेगा तो आप ऑक्सीजन याद रखिएगा, मुक्त ऑक्सीजन होगी। ठीक है ना। चलिए, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैस होते कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है, CH4 मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, CFC होता है। ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा। क्लियर ना। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक जो होगा ये एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा। चलिए देखिए, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है? अच्छा, 2024 वाला अभी अनाउंस नहीं किया गया है, 2023 वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2023 में जो है आपको ये रिपोर्ट भले 2024 में प्रकाशित किया गया था, 2023 वाला रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित किया गया था। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में 2023 में पहला स्थान जो है संयुक्त रूप से मिला था किसको? तो पहला स्थान मिला था सूरत और इंदौर को, दोनों मतलब संयुक्त रूप से पहला स्थान पर रहे थे। ठीक है, दूसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया था, तीसरा स्थान मिला था नवी मुंबई को। तो याद रखिएगा, संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे थे आपके सूरत और इंदौर, दूसरा स्थान किसी को नहीं मिला था, तीसरा मिला था नवी मुंबई को। ये बात हो गई आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। अच्छा, अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, लिख देता हूं मैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। अब देखिए, ये 3 श्रेणी में दिया गया। पहला श्रेणी में जो था 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में सूरत को दिया गया है। ठीक है, 10 लाख से अधिक, 10 लाख प्लस में लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरे श्रेणी में आपका था 3 लाख से 10 लाख के बीच के शहर को दिया गया है फिरोजाबाद को, फिरोजाबाद को। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 लाख से कम जो था तीसरा श्रेणी में था 3 लाख से कम, 3 लाख से कम, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में रायबरेली को दिया गया है, रायबरेली को। तो ये तीनों याद रखिएगा। 10 लाख से अधिक में सूरत, 3 से 10 लाख के बीच में फिरोजाबाद और 3 लाख से कम में रायबरेली को। चलिए, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है बताइए? जहां पर किसान जो हैं केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लिटमस बिलियन से जो है किससे प्राप्त होता है? लिटमस बिलियन, तो लिटमस बिलियन को
एक थैलाफाइट समूह का है लाइकेन, इससे से प्राप्त किया था। अतः पूछा जाएगा कि लाइकेन किस समूह का है, तो थैलाफाइट्स, ठीक है ना, थैलाफाइट्स याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि लेटमस विलियन किस समूह से प्राप्त होता है, थैलाफाइट्स, ठीक है, लाइकेन से, याद रखिएगा, लाइकेन थैलाफाइट से संबंधित है। रॉलेट एक्ट के बारे में फिर से प्रश्न पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था, बताइए। तो रॉलेट एक्ट जो था, इस पर जो है एक किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर जो है उसको बिना मुकदमा चलाए जो है कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती थी, मुकदमा के बिना कारावास की सज़ा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए, ये देखिएगा कि आपका 2020 यूनेस्को का ये क्या है, गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है। ये किसको दिया जाता है? अच्छा, ये गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये तो 2020 वाला पूछा, आपको बोलना है, ये याद नहीं रखना है। अब आपको 2024 वाला जो है यूनेस्को का गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार याद रखना है। तो ये किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया आपका जो गाजा में जो आपका युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर जो युद्ध के दौरान जो वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं फिलिस्तीनी पत्रकार को दिया गया, ठीक है ना। फिलिस्तीनी गाजा में जो विनाशकारी युद्ध है, ठीक है ना, उसकी कवरेज करने वाले जो फिलिस्तीनी पत्रकार हैं उन्हीं को दिया गया है, फिलिस्तीनी पत्रकारों को, याद रखिएगा, ठीक है ना। गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न मैं हर सेशन में आपसे पूछता हूँ, ये आज का आपको इसका आंसर देना है आज। चलिए, उसमें से देखिएगा कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। अच्छा, अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आया हुआ है ना, उसका अनुसार अभी सबसे आगे जो स्टेट हो गया है, पहले तमिलनाडु था, लेकिन अभी जो है आपका हो गया है गुजरात, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी कौन सा हो गया? गुजरात हो गया, क्लियर। अभी गुजरात हो गया, पहले तमिलनाडु था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब गुजरात हो गया है। और देखिए 2070 तक जो है भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब रखा है? तो फ्रेंड्स, ये रखा हुआ आपका 2070 तक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सेशन मैंने कंप्लीट करा दिया। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।